और महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। रिटेल महंगाई दर में पिछले 4 महीने से गिरावट जारी है। इस कड़ी में सितंबर की तुलना में अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खुदरा महंगाई दर जो 5.02% थी, वो अक्टूबर में गिरकर 4.87% पर आ गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई सितंबर में गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर 5.02% के लेवल पर देखी गई थी, जिसमें गिरावट का सिलसिला अक्टूबर में जारी देखा गया। 13 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार 13 नवंबर को जो जारी आंकड़े हैं, उनके मुताबिक पिछले साल के इसी महीने के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों के कम रहने और कुछ वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण महंगाई कम हुई है, जबकि सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.02% थी। अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर में महंगाई के सालाना आधार पर बढ़कर 4.8% पर इसे रहने का अनुमान जताया था। तो त्योहारी सीजन और उसमें महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत है। जो ये दर में कमी आई है, अगर महंगाई दर की बात करते हैं 2023 अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर पर 4.87% पर है। ये 4 महीने का निचला स्तर है। इस संदर्भ में ये एक बड़ी बात है। सितंबर 2023 में ये दरें 5.2% थी। वहीं अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो ये दर 6.83% थी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 4 महीने में सबसे कम। 13 नवंबर को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 3 महीने के निचले स्तर पर। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और जो कदम उठाए गए हैं, सीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर में भी हल्की गिरावट आई है। तो ये जो तमाम आंकड़े आए हैं, ये अपने आप में बताते हैं अक्टूबर माह में खाद्य महंगाई 6.61% थी, जो सितंबर में 6.62% थी। और इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए ये एक बड़ी राहत की बात है। पिछले साल अक्टूबर की बात करें तो खाद्य महंगाई दर 7.1% थी। तो जिसे कहा जा सकता है कि एक बड़ी कमी इसमें आई है। ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई सितंबर के 5.33% से घट गई है और 5.12% पर आ गई है। तो ये ग्रामीण इलाकों के आंकड़े हैं। इसके साथ ही अगर शहरी इलाकों की बात करते हैं तो शहरी इलाकों में भी महंगाई 4.65% से कम होकर 4.62% है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही महंगाई दर के आंकड़े हम दे रहे हैं। बीते साल अक्टूबर की बात करें तो उसमें खुदरा महंगाई दर 6.77% थी। तो अपने आप में अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ी राहत है। आरबीआई ने पिछली 4 बैठकों में पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और आरबीआई लगातार इस उम्मीद पर, इस स्पेकुलेशन पर लगातार जो कदम उठा रहे हैं, उसकी भी एक बड़ी सफलता इसको देखी जा सकती है। आरबीआई को वित्तीय वर्ष 2023-24 में महंगाई औसतन 5.4% रहने की उम्मीद है। तो जिस तरह से इस दर में लगातार गिरावट जा रही है और जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन पर यह उम्मीद व्यक्त की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7% से कम आंकड़े का अनुमान था। तो इस मायने में भी इसको एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है। महंगाई को टारगेट करने के लिए, कई कदम उठाने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो तैयार है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर, उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने इसीलिए ये कहा है कि तमाम जो सतर्क कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अगर भारत में मुद्रास्फीति की गणना की बात करते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। और इसकी भी एक वजह है, बाजार में मूल्य परिवर्तन को समझने के लिए और मुद्रास्फीति पर नजर रखने के लिए ये जो मूल्यांकन है, ये जो मापन है, वो एक बड़ी मदद करता है और उसी के अनुसार कदम उठाए जाते हैं। सीपीआई द्वारा 260 वस्तुओं में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा मुद्रास्फीति का विश्लेषण किया जाता है। तो 260 वस्तुएं और सेवाएं जिसमें सीपीआई करता है। और डब्ल्यूपीआई की बात करें तो इसमें 697 वस्तुओं की मुद्रास्फीति का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें 697 वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें मुद्रास्फीति का विश्लेषण किया जाता है। तो ये गणना से संबंधित बात है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो अपने आप में
अनुमान के मुताबिक इनको कहा जा सकता है, बड़ी राहत इनको कहा जा सकता है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एम.के. अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं जो विशेषज्ञ हैं। एम.के. अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो आंकड़ों के जरिए तस्वीर आई है, इससे किस तरह से देखते हैं और दीर्घावधि में भी क्या ये जारी रहेगा? जिस तरह के कदम उठाए गए हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है। तो लगभग एक पैटर्न दिखाता है कि मुद्रास्फीति की दर लगातार भारत में घटती चली जा रही है। और ये हमारे जो बैंड है 4 से 6% का बैंड है, और आरबीआई भी यही कहता है कि हमारा जो है इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में रहना चाहिए। तो यदि हम वार्षिक देखते हैं तो वार्षिक भी 5.4% का जो लक्ष्य है रिजर्व बैंक का, वो निश्चित तौर पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मासिक रूप में देखते हैं, जो एनुअल वो करते हैं, जैसे अक्टूबर, पिछले साल के अक्टूबर से इस बार का देखते हैं, तो बहुत शार्प डिक्लाइन है। खास तौर पर जो खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि कंज्यूमर्स को जो डायरेक्ट हिट करता है, उसको देखते हैं तो ये उनके लिए राहत की बात है। और यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने उठान को भी लेकर के चल रही है। यानी कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करते हुए, और ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन एक बार कंट्रोल हो जाए, अगर हम देखते हैं तो लगातार ये घटता हुआ आ रहा है। पिछले माह भी घटा, उसके पिछले महीने अगस्त में निश्चित तौर पर ज्यादा था, और पिछले वर्ष के अक्टूबर के समतुल्य ही था। लेकिन यदि हम देखते हैं तो भारत में इन्फ्लेशन में लगातार कमी आ रही, और ये इन्फ्लेशन का कम होना आम आदमियों के लिए तो राहत है ही है। यानी कि किस प्रकार से उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है और उनको विवशता की तरफ नहीं ले जाता है। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति को और प्रगाढ़ करता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर पूरी दुनिया, भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भारत को आज एक मॉडल के रूप में धीरे धीरे देख रही है। तो ऐसे में यदि ये मुद्रास्फीति कम होती है, खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं खाद्य तेलों के भी दाम घट रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य है और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर पिछले महीने की ही अगर जो दर है उससे हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये काफ़ी कम है, और ये रफ्तार बनाए रखने के लिए लगातार जो है आरबीआई जो है इस पर नज़र भी रख रहा है। किस तरह के कदम है सरकार की तरफ से, किस तरह की जो जिसे कहा जा सकता है कि नीति है इस दौरान जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको उभारने के लिए जो उठाए गए हैं, और उनमें कितनी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है? देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो एक प्रकार से सप्लाई चेन में जो डिस्टरबेंस हुआ करता था पहले, खास तौर पर बारिश के महीनों में, वो सप्लाई चेन को जो है ब्रेक नहीं किया जा रहा है, उसमें अवरोध नहीं आने दिया जा रहा है। फिर वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है। यदि हम देखते हैं, जैसे प्याज का निर्यात रोक दिया गया, अनावश्यक या कह दिया गया कि इस दर के नीचे आप निर्यात नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ का माल बाहर बेच कर भारत में ही क्राइसिस क्रिएट करना, इन्फ्लेशन क्रिएट करना बहुत अच्छी रणनीति, आर्थिक रणनीति नहीं होती है। इसी प्रकार से देखते हैं तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने मिलकर के खाद्यान्न के भी अनावश्यक निर्यात पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया, ताकि भारत में भरपूर उपलब्धता रहे। वजह क्या है कि जब खाद्य पदार्थों में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन की कई कैटेगरी हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन जो मॉडरेट होता हुआ, आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है निम्न आय वर्ग पर, ग्रामीण आय वर्ग पर। तो ये सारी चीजें देख करके ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात है। जहां तक यह देखते हैं कि पिछले माह 5.02% था, और इस माह यानी कि अक्टूबर के माह में यदि हम देखते हैं, सितंबर में 5.02 था, और अक्टूबर में देखते हैं तो 4.87% रह गया। ये देखने में भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक गिरावट की तरफ है, और हम अपना जो लक्ष्य है, आरबीआई भी चाहता है कि हम इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं 4% तक सीमित कर ले जाएं। 4% के नीचे अभी भारत को ले जाने में उचित नहीं लगता है, तो उसके तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इधर इन्फ्लेशन का घटना, लोगों का मार्केट में बढ़ना,
और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उत्पादन की शक्तियों को प्रगाढ़ करना, ये सारे जुड़े हुए हैं। और इसका परिणाम भी यदि हम देखते हैं तो लगातार हमारा जीडीपी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये आंकड़े आए हैं, काफ़ी राहत की खबर इन आंकड़ों से जो है निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि जो वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग हैं जिनको इनसे राहत मिल रही है, किन किन क्षेत्रों में उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुख्य रूप से यदि हम देखें तो प्याज के दाम भी कम हुए हैं। इस महीने कम हुए हैं, वो अक्टूबर में नहीं कम हुए, अक्टूबर में ज्यादा थे। अगर हम अन्य वस्तुओं में देखते हैं, खाद्य वस्तु में खासतौर पर वेजिटेबल्स में देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में देखते हैं, क्योंकि आजकल ये हमारा जो है खाने पीने का एक जो पैटर्न है वो बदल चुका है। हम 12 महीना अब चाहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स मिले, हमें टमाटर मिले, हमें प्याज मिले, हमें आलू मिले, नींबू मिले। ये सारी चीजें आवश्यक हो गई हैं, पहले ये नहीं था। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल और जो हमारा उपभोग का स्टाइल है वो भी परिवर्तित हो गया है। तो उसको देखते हुए सरकार ने देखे तो बड़े स्तर पर भी प्रयास किए हैं, चाहे मछली की उपलब्धता देख लें तो, या इसी प्रकार से ग्रीन वेजिटेबल्स देखें तो ये जो सारी उत्पादन की रणनीति भी है, और जिस प्रकार से फ्रेट कॉरिडोर बढ़ा है उसका सृजन करके पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये पूरा जो जोड़ा गया है, तो उससे जहां पर ज्यादा उत्पादन है, क्या आप सोच सकते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ का टमाटर दूसरे राज्यों में जाकर के वहां पर जहां प्रोडक्शन अभी डिलेड होता है, क्योंकि हर राज्य का प्रोडक्शन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वहां से निकल करके उत्तर की तरफ जा रहा है फ्रेश टमाटर। क्यों जा पा रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि अब जो है, जो सप्लाई, जो बॉटलनेक्स थे, सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुआ करते थे, उसको कहीं ना कहीं रोक करके सड़कों का जो नेटवर्क पूरे भारत में फैला है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा है। और यही कारण है कि आम आदमी इसमें राहत महसूस कर रहा है। अग्रवाल जी, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे। ये जो आंकड़ा है इस पर लगातार नजर रखी जाती है, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी अचीव हो, उसके लिए किस तरह की सावधानी और किस तरह के जो कदम है उनको उठाने की जरूरत है? देखिए, इसमें दो चीज हैं। एक तो पहले कि खाद्य पदार्थ बड़े क्रिटिकल होते हैं भारत में, क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग है वो एक निम्न आय वर्ग की कैटेगरी में आता है। तो मसलन मान लीजिए कि अभी ये महीना आना है, धान की फसल अब आने वाली है, इसके रेट कम हो जाएंगे, लेकिन लगातार हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करके चलना पड़ता है कि किस समय किस वस्तु की कमी आती है। मसलन इस समय अगर हम देखते हैं कि नवंबर में या गेहूं के दाम धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करते हुए, और इसीलिए अब आप देखिए कि उसको सरकार मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए एक्सपोर्ट को कम कर रही है। और चावल की फसल यानी कि धान की फसल अब तैयार हो रही है, नया चावल आ रहा है, तो वो वहां पर हो जा रहा है। दाल की जहां तक बात है, तो दाल की उपलब्धता बनाना, भारत में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि हम आवश्यकता अनुसार हम दाल का इंपोर्ट करें। बहुत कम कंट्रीज है जहां से दाल आती है, तो हम अपने सप्लाई को मेंटेन रखें। क्यों? क्योंकि इसमें आवश्यक, इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमें वनस्पति तेल की आवश्यकता होती है, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो इसका इंपोर्ट बढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ इन वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ती है। और भारत में चूंकि एक निचला वर्ग की आमदनी समावेशी विकास के कारण बढ़ रही, तो उनका उपभोग का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। अब वो सामान्य उपभोग की जगह वहां तेल की खपत बढ़ रही, खाद्य तेलों की खपत बढ़ रही है, या इस वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की खपत बढ़ रही है। तो उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि को कैसे संजोया जाए, प्लस आवश्यकता अनुसार इंपोर्ट करने की भी बात है, या हम एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे आम आदमी आहत न हो और हमारे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का मार्ग लगातार प्रगाढ़ होता रहे। जी बिल्कुल, तमाम विषयों पर करीबी से नजर रखी जा रही है, और फिलहाल ये राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया एम के अग्रवाल जी तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज।